अशोक वानखेड़े जी, ये पूरा मामला है क्या कि जैसे ही चुनाव करीब आता है हिंदू मुसलमान करने का कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ लिया जाता है। इसका नया डेस्टिनेशन कर्नाटक दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, जैसे ही चुनाव वेस्टर्न यूपी से सेंट्रल यूपी की तरफ आता है, एक हिजाब का मुद्दा, वो कर्नाटक का मुद्दा। कोई लड़की अपने कॉलेज जा रही है, उसके पीछे कुछ लफंगे चले जाते हैं और वहां से हिजाब का मुद्दा। ये कुछ अलग कह रही है प्रज्ञा ठाकुर, हेमंत करकरे को श्राप देने वाली प्रज्ञा ठाकुर, ये अलग कुछ कह रही है। उसके बाद ये कटील साहब है, इनके बयान, जो प्रदेश अध्यक्ष, इनके बयान इतने कटीले आ रहे हैं कि जिसको देखकर सिविलाइज सोसाइटी में हम रहते हैं इस पर शर्म आ जाए कि क्या वाकई हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। अब आपको आने वाले समय में क्या दिखता है कि कर्नाटक की जनता जो एक प्रबुद्ध जनता मानी जाती है, जो कभी देवराज उर्स के नाम पर वोट देती थी, कभी रामकृष्ण हेगड़े के नाम पर, एसआर बोमई जैसे लोग जहां से आए, उस राज्य की जनता को इस कम्युनल नैरेटिव में फिट किया जा सकता है क्या? देखिए अभिषेक जी, गुजरात एक लेबोरेटरी थी इनके लिए नॉर्थ साइड पे, और दक्षिण भारत में कर्नाटक एक नई लेबोरेटरी के रूप में ये टेस्टिंग ग्राउंड है उनका। ये चुनाव के समय ही नहीं है, पिछले कई सालों से, जब से बीजेपी वहां सत्ता में पहली बार आई तब से वहां हिंदू मुसलमान करने की बात होती है। श्री राम सेना वहीं बनी हुई है, कभी वैलेंटाइन डे के लिए कभी कुछ करती है तो कभी क्या करती है। तो ये लगातार हिंदू मुसलमान करती है। सिर्फ हिजाब के कर्नाटक गुजरात के चुनाव के समय हिजाब नहीं आया, उसके बहुत पहले से हिजाब पे झगड़े चल रहे हैं। उसके बाद वो शाम की आरती, उसको क्या कहते थे, पर अब वो नाम बदल गया, मंदिरों के नाम बदल गए। उसके बाद एक प्राइवेट मेंबर बिल पड़ा हुआ है हलाल और झटके वाला जी। उसके बाद क्योंकि मुसलमान यदि हलाल खाते हैं तो फिर उनको हलाल के खिलाफ पूरा कर्नाटक खड़ा हो गया कि अब हिंदुओं को हलाल खाना पाप है। उसके बाद नया थेरी लाया है कि जहां मेले लगेंगे हिंदुओं के मंदिरों में, वहां मुसलमानों को स्टॉल नहीं दिए जाएंगे। फिर मुसलमान ड्राइवर हो तो गाड़ी में नहीं बैठेंगे। मुसलमान यदि कोई अच्छे परफॉर्मर है तो मंदिर प्रांगण में उनको परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा। ये भूल गए बाबा विश्वनाथ को आम उम्र मैंने मरने तक, अंतिम सांस लेने तक बिस्मिल्लाह खान की सेना ही सुबह उठाती थी और वो उसके लिए गर्व महसूस करते थे। आडवाणी जी रथ लेके चली थी तो उनका ड्राइवर मुसलमान था, अटल जी के ड्राइवर अजीत लंबे समय तक रहे। ये इतने लोअर लेवल पे आ गए हैं क्योंकि कुछ एरिया है कर्नाटक का, 3-4 जिले है, चिकमंगलुरु है, कुर्ग है, दक्षिण कर्नाटक है शायद, और एक दो जो और एक ऐसे 4 जिलों का एक समूह है जहाँ हिंदू मुसलमान बहुत पीक पे है। वहां कई मर्डर्स भी हुए हैं, हिंदुओं के भी हुए, मुसलमानों के भी हुए। लेकिन पूरे कर्नाटक में यदि आप सोचेंगे हिंदू मुसलमान होता है तो ये नहीं हो रहा है। ये उनके लिए तकलीफ का विषय है कि पूरा कर्नाटक हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो रहा है। वो बॉर्डर एरिया में आते हैं तो फिर कर्नाटक अस्मिता की बात करते हैं क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान नहीं चलता। कई जगह दूसरा इशू चलते हैं। अब लिंगायत को भी उन्होंने जो सबसेक्ट है उसको तोड़ने का हिसाब कर दिया कि उसमें भी रिजर्वेशन करके वोट डालो। कुल मिलाकर जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये बोम्बई की सरकार 40% की सरकार करके टैग लगा हुआ उसके ऊपर, महाभ्रष्ट सरकार कहती है, वैसे ही उधार के सिंदूर पे जी रही है। और उसके बाद वहां पे अभी तक बीजेपी भले ही कहे कर्नाटक हमारा है, लेकिन आज तक बीजेपी कभी भी अपने बलबूते पे वहां सत्ता में नहीं आई, या तो इंडिपेंडेंट या किसी और की बैसाखियों के वजह से वह सरकार में आ रही। तो अब नॉर्थ में जो गड्ढे हो रहे हैं लोकसभा में आने वाले समय में, वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से निकालने का प्रयास कर रहा है। बीजेपी का टास्क फोर्स इस पे लगा हुआ है कि 60 सीटें दक्षिण भारत से आ जाए। अब वो कहां से आएंगे पता नहीं। यदि 60 सीटों का टारगेट है तो सबसे ज्यादा सीटें उनको कर्नाटक से मिल सकती हैं, क्योंकि तेलंगाना में पिछली बार जो सीटें थी वो इस बार मिलना मुश्किल है, क्योंकि केसीआर बिल्कुल कमर कस के बैठे हुए हैं मोदी के खिलाफ। वो मोदी नहीं, वो मोदी बोलते। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो टीडीपी और वाईएसआर रेड्डी आपस में तय करेंगे क्या करना है। तेलंगाना में कांग्रेस वर्सेस टीएसआर, ये केएसआर की पार्टी है। वहां तमिलनाडु में तो आपको जगह नहीं है, केरल में आपको जगह नहीं है, फिर पौंडीचेरी में वो भी आप उधार के सिंदूर पे है किसी की, लेकिन वहां एक सीट है लोकसभा की। आप कह रहे हैं सर प्रदीप सिंह जी चला रहे थे कि नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ेंगे क्या, रामनाथपुरम या कहीं तमिलनाडु में? ये तो ऐसी कई बातें सामने आ रही है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेंगे। आपको याद होगा जब पहली बार भी वो नॉर्थ से चुनाव लड़े, जब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े
तो उन्होंने गुजरात की भी सीट अपनी बरकरार रखी थी, 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास नहीं था, इतना बड़ा गैम्बल वो खेलेंगे नहीं। लेकिन फिर सवाल फिर घूम फिर के वही है, ये सारा आपको तब करना होता है, जैसे अभी आनंद जी कह रहे थे कि आप बताइए कि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा आर्मी के लोग जाते हैं, आप बताइए हमने HAL कर दिया, ये इतिहास हो गया। ये जब उन चीजों का नाम लेंगे, वो मॉन्यूमेंट है जो कांग्रेस की सरकार ने खड़े किए हैं। इन्होंने क्या किया 2014 से लेके आज तक, इन्होंने क्या किया, एक पटेल की मूर्ति बनाई, और आज तो अमित शाह ने बहुत बढ़िया कह दिया कि 1 जनवरी को राम मंदिर भी तैयार होगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सुंदरी का, माँ त्रिपुरा सुंदरी का भी मंदिर बनाएंगे 2-2.5 साल में। उन्होंने ये कहा आगे मंदिरों की लिस्ट में कि हमने विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, बाबा विश्वनाथ का, काशी का, हमने अब उज्जैन में कॉरिडोर बनाया है, अब हम सोमनाथ का मंदिर और अंबे का मंदिर सोने का बनाने जा रहे हैं। और ये सब मंदिरों की बड़ी लिस्ट दी उन्होंने, आगे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आपके पास और बताने के लिए कुछ नहीं। आपके आर्थिक मोर्चे पे आप बुरी तरह से विफल है। आज महाराष्ट्र में ही सावके साहब ने मतलब उनको पता होगा, महाराष्ट्र में पुलिस में सिपाहियों की भर्ती हो रही है लोअर लेवल पे, कुछ चालकों की भर्ती हो रही है, और उसके लिए जो आवेदन आए हैं इंजीनियर्स, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे लोग उसके लिए जब 12वीं पास वहां पे ये कैटेगरी मतलब अनिवार्यता है, वहां ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग लाइन लगा के हजारों के तादाद में खड़े हैं सुबह 6 बजे ठंड में। तो ये बेरोजगारी का आलम है उस राज्य में जहां बेरोजगारी कम बोल लग जाती है। राजस्थान और हरियाणा की बात करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां ये सरकार बताए कि हमने कुछ किया? इसलिए तो वो कहते हैं कि छोड़ दीजिए रोड, छोड़ दीजिए पानी की समस्या, क्योंकि ये समस्या का निदान उनके पास नहीं है। ये समस्या और गहरी होती गई है। जब आपके पास समस्या नहीं तो फिर आप राम मंदिर बना दिया, देखो 2024 में हमने रामलला को हमने जगह दे दी। अरे तुम्हारी औकात है, तुम राम को जगह दोगे? राम जी का मंदिर तुम बनाओगे, तुम्हारी औकात है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तुमने बताया, और तुमको ये मंदिर बनाने के लिए 4-5 साल लग रहे। केसीआर ने इतना बड़ा, इससे भी बड़ा मंदिर, इससे भव्य मंदिर बनाया नरसिम्हा का मात्र 3 साल में, और इससे बड़ा बजट है वो, और कहीं गाजा वाजा नहीं किया। मंदिर बनाया, काम खत्म, टूरिस्ट प्लेस बन गया है, 70 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से। लेकिन आपको इस बात को कैश करना है, आपको इस बात को लगातार बताना है, क्योंकि आपके पास और बताने के लिए कुछ नहीं। इसलिए लव जिहाद की बात कर रहे हैं। कितनी शादियां होती होगी लव जिहाद की? परसेंटेज देखिए कर्नाटक में, यदि टोटल शादियां, उनमें से कितनी शादियां लव जिहाद की होगी? और लव जिहाद की शादी अभी सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, हर धर्मांतरण जरूरी नहीं कि जबरदस्ती किया गया हो। लोग विलिंगली भी धर्म बदलना चाहते हैं, उसको आप नहीं रोक सकते। इस देश का संविधान परमिशन देता है। इस देश का संविधान हिंदू मुसलमान लड़का लड़की को शादी करने का अधिकार देता है, यदि विलिंगली किया जाए तो। क्या डाइवर्स करते हैं? ट्रिपल तलाक का जब बात आई थी, तब जो आंकड़े आ गए उसमें तो मुसलमानों से ज्यादा तलाक तो हिंदुओं में होते हैं, जबकि ट्रिपल तलाक का प्रोविजन नहीं है हिंदुओं में। इसके बावजूद तलाक होते हैं। तलाक होना ये सामाजिक समस्या है, इसको आपको एड्रेस करना होगा। यदि हिंदुओं की लड़कियां मुसलमान के साथ शादी करती, मुसलमान की लड़की हिंदू के साथ शादी करती है, कोई तो कारण होगा। बहला फुसला के लेके जाने वाले ऐसे केसेस कितने होंगे? बहुत कम होंगे। और 90% केसेस हमने ऐसे देखे कि लड़का लड़की सब तैयार होते हैं, शादी करते हैं, और जब समाज में प्रेशर बढ़ता है, फिर लड़की से बयान दिया जाता है कि मुझे गलत नाम बता के शादी की थी। अरे गलत नाम बता के कैसी शादी की थी भाई? बाकायदा शादी हुई है, बाकायदा लोग आए शादी में, दोनों तरफ से लोग आए। ऐसे कई उदाहरण है। इसलिए इनके पास जब कुछ नहीं है तो हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करेंगे। कर्नाटक में तो इनको हिंदू मुसलमान ही करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक में इनका जो राज्य चला है, जो गवर्नेंस है, वो इतना भ्रष्टाचारी गवर्नेंस है। पूरी कर्नाटक की जनता बाप बाप कर रही है। राहुल गांधी की पदयात्रा ने उस वहां पे एक डोज, बूस्टर डोज दिया कांग्रेस को, जो कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। ऐसे में यदि आपको लड़ना है तो आप क्या करोगे? आप हिंदू मुसलमान नहीं करोगे तो क्या करोगे? अब तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, सदरी आपने भगवा पहन ली है, तो धारदार चाकू भी आपने रख लिया है क्या? हाँ, उसने तो कह दिया था। अभी बात बताइए, ऑल द वे उस महिला को जो जेल में हो जानी चाहिए, वो महिला सांसद बनी हुई है, और वो जाकर कर्नाटक में उन्हीं 4 जिलों में जहां की मैंने बात की, शिमोगा में की बात है ये,
जी। वही जाकर जहां हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक दूसरे को काट रहे हैं, वही जाके कह रही है कि भैया सब्जी काटने के लिए गला काटने वाला सब चाकू रखिए, वो सब्जी भी लेकिन वो काटे और व्हील गला चेयर भी पर नहीं काटे। गई थी, व्हील चेयर इसका वहां मत नहीं था उनका। मैंने वही तो कहा, इसका मतलब है कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गई है। बीजेपी की जी। सांसद जाके कहती है कि स्वयं की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। इसका मतलब वहां लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, सरकार को बदलने की जरूरत है। एक चीज बताइए सर, ये प्रज्ञा ठाकुर जब न्यायालय में जाती है तो व्हील चेयर पे जाती है, वहां व्हील चेयर आ जाता है, उनकी परेशानियां शुरू हो जाती है। और बाकी कहीं कर्नाटक में इतने भयानक बयान दे रही हैं, इतने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले बयान दे रही हैं जाके, कहीं व्हील चेयर का दर्शन नहीं हो रहा है। ये मामला क्या है पूरा? व्हील सांप्रदायिकता व्हील चेयर पर है या बीजेपी व्हील नहीं चेयर नहीं पर है नहीं या सिर्फ व्हील प्रज्ञा ही व्हील चेयर पे है? प्रज्ञा व्हील चेयर पे नहीं, न्यायपालिका व्हील चेयर पे है। क्या न्यायपालिका को ये दिखता नहीं है? न्यायपालिका कैसे अलाउ करती है? न्यायपालिका व्हील चेयर पे है। ये न्यायपालिका को देखना होगा कि हमने जिसको जमानत हेल्थ ग्राउंड पे दी, वो खुलेआम टूर करती है, ट्रेवल करती है, बड़े बड़े भाषण देती है, हंसते हुए भाषण देती है, ऐसा कोई चेहरे पे पीड़ा नहीं दिखाई देती कि आधे घंटा खड़ा हो गई तो खड़ा नहीं हो पा रही थी। न्यायपालिका क्या कर रही है? आपको जमानत दी, किस लिए जमानत दी? आप जमानत पे क्यों जमानत पे है? आप ये देखना होगा ना कि मात्र आप सांसद है और इसके लिए आपको सारे गुने माफ है। ये तो नहीं हो सकता इस देश में। तो व्हील चेयर पे वो नहीं है, व्हील चेयर पे दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका है। न्यायपालिका ने इस पे सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर। लेकिन अब न्यायपालिका ने फिर कहा कि भाई नेताओं ने कुछ कह दिया तो अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत मामला होगा। जब ये सारी बातें हो जाएगी तो फिर करेंगे तो क्या करेंगे? इस हिंदू मुसलमान का काउंटर सिर्फ काम का काउंटर है। विरोधी पार्टियों को देश में जो वास्तविकता है वो सामने रखनी होगी। आपको हिंदू मुसलमान के ट्रैप में नहीं जाना होगा। उनको बार बार ये बताना होगा कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज एक नया डिसीजन जो पार्लियामेंट ने अभी इसमें लिया है, कैबिनेट ने लिया है कि अब वो दुर्गम स्थान आदिवासियों के लिए वो डिश टीवी एंटीना दे देंगे। जहां रोड नहीं वहां डिश टीवी एंटीना हो रहा है। वहां एम्बुलेंस नहीं एम्बुलेंस चल रही है। बांबू को खटिया लगा के पेशेंट को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, 12-12 15-15 किलोमीटर भागते हुए लोग। बाबा आदम के जमाने में जी रहे हो। तो देखेंगे गोदी मीडिया के नफरती चैनलों को हिंदू तो मुसलमान ये करने का पूरा साधन देंगे तो उनको। सवाल है, आप आज भी 81 करोड़ लोगों को अनाज देकर जिंदा रखे जा रहे हैं। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आपके देश के 81 करोड़ लोगों को, आधे से ज्यादा आबादी को आपने भूखा रखा है, मजबूर किया है कि वो आपके 5 किलो के अनाज के भीख पे जिंदा रहे। ये स्थिति है। ऐसे में ये क्या बोलेंगे? हमने आर्थिक स्थिति अच्छी की, ये बोलेंगे डॉलर ठीक अभी नीचे अपने औकात पे आ गया, पेट्रोलियम के प्राइसेस औकात में आ गए, दाल तेल औकात में आ गया, ये बोलेंगे। ये रोड बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इनके 2014 से लेके आज तक के भाषण बताइए, 2022 का इनका रिकॉर्ड काय का था। 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, 2022 तक सबको घर मिलेगा, 2022 तक ये हो जाएगा, 2022 तक ये हो जाएगा। 2022 से लेके 2023 में गए, समस्या वही की वही नहीं, ज्यादा गंभीर हो गई जी। तो जब आपके पास कुछ नहीं बताने के लिए, तो हिंदू मुसलमान करने के सिवा आपके पास कोई चारा ही नहीं है। आपके पास कुछ और चीज है ही नहीं। अशोक वानखेड़े जी का दूसरा टेक भी हमें लेना है। अशोक वानखेड़े जी, अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि देश की आधी आबादी को, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, चाहे वो आय वर्ग के आधार पर हो, इनकम ग्रुप के आधार पर, या डेमोग्राफी के आधार पर आप कहें, अलग अलग समुदायों के आधार पर कहें, उन सब के बीच एक प्रो कम्युनल लाइन, एक ऐसी लाइन जिसमें आदमी सुविधा के हिसाब से कभी कम्युनल हो जाता है, कभी सेकुलर लाइन को फॉलो करता हुआ दिखता है, और एक उस नैरेटिव के हिसाब से परमानेंट टुकड़े टुकड़े गैंग जिसे कहते हैं वो खड़े करने की कोशिश। क्या आपको लगता है कि इस तरह के समाज के निर्माण की दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं क्या, जिसमें बहुत आसानी से गांव गांव में लोगों का वर्गीकरण इन्हीं आधार पर किया जाए और एक ऐसी विभाजन रेखा खींच दी जाए जिसे आने वाले समय में उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल हो जाए? देखिए, बेसिकली संघ और बीजेपी इसका, या जनसंघ था पहले, ये क्या करते हैं, इनका बेसिक रूल ही ये था कि मेजोरिटेरियन राजनीति करने का प्रयास में सारे हिंदुओं को इकट्ठा करो, और जब हिंदू इकट्ठा करना हो तो मुसलमानों का डर दिखा के इकट्ठा करो।
और फिर मुसलमानों का डर दिखाने की बात लगातार गुजरात में हुई। गुजरात एक लेबोरेटरी टेस्टिंग ग्राउंड है, उसका बढ़िया उनको फायदा मिला। उसके बाद अब वो कर्नाटक में आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में आ गए, हर जगह वो कभी 20 और 80% की बात करते हैं। 20% अल्पसंख्यकों से 80% बहुसंख्यकों को डरा के रखते हैं, और यही डर उनके जीत की चाबी है। इसलिए बार बार ये कहना कि तुम्हारे यहाँ जो अब तुम्हारी लड़कियां सेफ नहीं है, घर में चाकू रखो। बताइए, क्या कर्नाटक में मुसलमानों की पॉपुलेशन होगी? क्या हिंदुओं की पॉपुलेशन है? और घर में आपको उन मुसलमानों से जो आपके 1/5 है, 1/5 भी नहीं होंगे, उससे भी कम होंगे। उससे डरने के लिए आपको घर में चाकू रखने पड़ेंगे और हथियार रख के जाना पड़ेगा। यदि ये बात आज आ गई है, या एक मंत्री कहती है बीजेपी की, जो राज्य में मंत्री है मध्य प्रदेश में, वो कहती है कि लाइसेंस लेके रखो, इसका मतलब मध्य प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। आपको मुसलमानों से इतना डर लग रहा है कि आपको हथियार खुद उठाना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन आपको ये नहीं दे पा रही है। कुल मिलाकर ये सारा जो खेल है, ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक दुकान है। मैं बता रहा हूँ, ये बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, लेकिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे तो इनकी राजनीति का क्या होगा? इनके पास विश्व इशू क्या रहेंगे? तो मुसलमान, जैसा वो कहते हैं संघ चालक कि मुसलमान अनिवार्य है इस देश में, ये उनका डीएनए हमारा है। यदि मुसलमानों का डीएनए तुम्हारा है, मुसलमान तुम्हारे है, तो फिर मुसलमान के लड़के ने तुम्हारी हिंदू के लड़की से शादी की तो क्या बुरा हो गया भैया? जी एक चीज बताइए, डीएनए तो एक ही है, काहे परेशान होते हो इतने? एक चीज बताइए हमको, सबसे ज्यादा पाकिस्तान भेजने का, यूं कहे कि पाकिस्तान टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करते हैं। सरकार में एक मंत्री है, उनके बारे में सुनता हूं कि एक बार बैठते हैं तो 1.5 किलो मटन खाते हैं कम से कम। बिहार से ही आते हैं और भारी भरकम शरीर के हैं। वो पाकिस्तान के हर किसी को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। कन्हैया कुमार के खिलाफ जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उसको भी कह रहे थे पाकिस्तान चले जाओ। बेचारे का पासपोर्ट आज तक लंबित है, पासपोर्ट नहीं उसका बन पा रहा है। आज की तारीख में बिना पासपोर्ट के कैसे भेजेंगे पाकिस्तान? और बिना इतने लोगों को पासपोर्ट देकर के पाकिस्तान भेजने का काम भी, जाओ पहले वहां बसो, इसके लिए भी तो कानूनी प्रक्रिया है। ये सिर्फ चाकू रखो, ये करो, वो करो, वही तो कह रहा हूं मैं। अशोक भाई, एक जहाज बिना उसके ऐसे चला गया तो उसी जहाज में बिठा के भेज देंगे। अरे अम्मा का जब बर्थडे होगा तो उसी में चले जाएंगे। मैंने तो यही कहा, ये सब बोलने की बात है। मुसलमानों को रखना अनिवार्य है। यदि कोई राहुल गांधी किसी मजार पे चादर चढ़ा देंगे तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। लेकिन चंद्रपुर में चुनाव जीतने के लिए जब जेपी नड्डा चंद्रपुर गए अभी, तो उन्होंने दरगाह पे जाके चादर चढ़ाई और बोला बड़ा मान्यता प्राप्त दरगाह है, पवित्र स्थल है मुसलमानों का। अब मुसलमानों का वो पवित्र स्थल हो गया, दूसरा कोई दरगाह पे चादर चढ़ाए तो पाप हो गया। इन्होंने दरगाह पे चादर चढ़ाया तो ये एकदम सर्वधर्म समभाव की बात करने लगते हैं। तो सेक्युलरिज्म की बात करना, ये सत्ता में होने की वजह से इनका मजबूरी दायित्व है, ये मजबूरी है उनकी। लेकिन हम सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, तुम हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन लेके चलना, ये उनका मैसेज है। सर संक्षेप में अब कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, छोटी सी चीज आप बता दीजिए। भारत के बाहर जब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर वो जाते हैं, तो बुद्ध गांधी तमाम तरह की बातें वहां पे करते हैं। नेपाल में जाकर कहते हैं कि युद्ध से बुद्ध की तरफ अब चलने की जरूरत है। सऊदी अरब में जाते हैं, वहां एक सेकुलर आइडेंटिटी फ्लॉन्ट करने की कोशिश होती है। G20 में यही होता है, अमेरिका में यही होता है। मैंने आपको वही कहा, ये संवैधानिक मजबूरी है। एक भारत का प्रधानमंत्री जाके जब अरब में जाके नतमस्तक होता है तो वहां जाके मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल सकता। भारत का प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता, जो सबसे ताकतवर नेता है, वो ये सब होने दे रहा है। उसके आग के नीचे ये हो रहा है। जब महात्मा गांधी पे ही बात आ गई तो उन्होंने इतना ही कह दिया कि मेरे दिल में, मन में बड़ी, मरते दम तक वो दिल में मेरा ये दर्द बना रहेगा। लेकिन वो दिल का दर्द कभी जबान पे नहीं आया, और जबान का दर्द ने उस महिला सांसद को पार्टी से निष्कासित नहीं किया। आज भी नथुराम गोडसे उसके लिए वंदनीय है।
जी। तो मैं ऐसा बोलते रहूंगा और तुम काम करते रहना, मैं मना करते जाऊंगा और तुम करते रहना, क्योंकि तुम्हें मैंडेट ये बोलने का है अल्पसंख्यकों के खिलाफ आग उगल के हिंदुओं को इकट्ठा करने का ये मैंडेट हर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया हुआ है। जी। अब बीजेपी के नेता कुछ तो संविधान पद पर रहने के बाद भी पाकिस्तान भेजो वाली बात करते हैं, और कुछ लोग जो जिनका एक मुखौटा है वो मुखौटे के साथ चल के बोलते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान तो हमारे भाई है, उनके बगैर कैसा ही देश चलेगा, वो तो हमारे हैं। जब वो आपके हैं तो फिर उनके बेटों की शादियों में इतना हंगामा क्यों? वो हलाल खाए कि झटका खाए उससे परेशानी क्यों? वो हिजाब पहने ना पहने तुम्हें क्या मतलब? क्यों परेशान भाई?